Good morning, class. Welcome to the next lecture of Operations Management. Okay, so हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड एक्यूरेसी की. सो थिंग इज के इन्वेंट्री जब हम रखते हैं किसी भी बिजनेस में, तो इन्वेंट्री के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स अ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस है, उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल होता है कि वो इन्वेंट्री के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखें. ठीक है, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स का ये मतलब है कि कंपनी को पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री में क्या चीज़ आई है और इन्वेंट्री से क्या चीज़ गई है. ठीक है, तो बेसिकली आप जब कोई नए मटेरियल्स ऑर्डर करते हैं तो वो इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं. जब आप सेल करते हैं तो वो चीज़ इन्वेंट्री से बाहर निकल के सेल हो जाती है. सो अ गुड record accuracy allows the organization to focus on what is needed, and it is really necessary to make important decisions. ठीक है, decisions about ordering, scheduling and shipping. ठीक है, तो आपने मटेरियल्स का इनकमिंग रिकॉर्ड भी रखना है और आउटगोइंग रिकॉर्ड भी रखना होता है. ठीक है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये साइकिल काउंटिंग है. ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस की खसूसियत ये है कि आइटम्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. ठीक है, तो बेसिकली ये है साइकिल काउंटिंग. ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं साइकिल काउंटिंग. दैट साइकिल काउंटिंग क्या है? आइटम्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. ठीक है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है, सो पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेसिकली फ़र्क क्या होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है कि आप इन्वेंट्री को काउंट करते हैं पीरियोडिकली. ठीक है, यानी कि आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स या आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स आप अपनी इन्वेंट्री काउंट करते हैं. ठीक है, और बल्कि आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि जब पीरियोडिक बेसिस की आप बात करते हैं तो इन मोस्ट कंपनीज आपका जो इन्वेंट्री काउंट होता है वो 1 साल के बाद होगा. ठीक है, बिकॉज़ इन मोस्ट कंपनीज़ जो पीरियड होता है इन्वेंट्री काउंट का वो 1 ईयर होता है. ठीक है, 1 ईयर से कम भी होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिज़नेस. ठीक है, इट कैन बी फ्यू मंथ्स एंड फ्यू वीक्स एज़ वेल. एक होती है परपेचुअल अकाउंटिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो 2 तरह के हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, एक है परपेचुअल. तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होता है कि आप इन्वेंट्री को कंटिन्यूअसली काउंट करते रहते हैं. ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने कोई नई चीज़ ऑर्डर की वो इन्वेंट्री का हिस्सा बनी. ठीक है, तो आप उसका एक रिकॉर्ड बना लेंगे. ठीक है, और जैसे ही आपने कोई सेल की तो आप उसको रिकॉर्ड में लिख लेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि आप कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और इन्वेंट्री को काउंट करते रहते हैं. ठीक है, लेकिन पीरियोडिक बेसिस में ऐसा नहीं होता. पीरियोडिक बेसिस में होता है कि आप इन्वेंट्री को एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद काउंट करते हैं. ठीक है, और उसका कॉन्स्टेंटली आप रिकॉर्ड नहीं रखते. ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ खरीद ली, तो आप उसका रिकॉर्ड जो है बेसिकली उस चीज़ को आप इन्वेंट्री का हिस्सा काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद लेट्स से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर आप टोटल इन्वेंट्री काउंट करेंगे और फिर उसका रिकॉर्ड बनाएंगे. ठीक है, तो ये साइकिल काउंटिंग हमें बेसिकली पीरियोडिक बेसिस पे इन्वेंट्री काउंट्स होते हैं. और साइकिल काउंटिंग इज ऑफन यूज्ड विद एबीसी एनालिसिस टू डिटरमिन साइकिल. ठीक है, साइकिल क्या होता है? मटेरियल साइकिल में आपको दिखाया था, तो उसी साइकिल की बात हो रही है. ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस में हम अक्सर साइकिल काउंटिंग को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो मेथड है साइकिल काउंटिंग, इट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस. इट एलिमिनेट्स शटडाउन्स एंड इंटरप्शंस, एलिमिनेट्स एनुअल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट. यानी कि आपको इन्वेंट्री को जो है ना बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, ट्रेन पर्सनल एंड ऑडिट इन्वेंट्री एक्यूरेसी होती है. ठीक है, इट्स अ गुड सिस्टम साइकिल काउंटिंग. ठीक है, काफ़ी हद तक इन्वेंट्री एक्यूरेटली मेंटेन रहती है, और इसमें आप एरर्स या आप जो भी गलतियाँ करते हैं रिकॉर्ड बनाने में, तो वो आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं, करेक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, यू कैन इवन मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स यूजिंग दिस सिस्टम. ठीक है, तो साइकिल काउंटिंग एग्जांपल है. सो वी हैव 5000 आइटम्स इन इन्वेंट्री, 5500 ए आइटम्स. ठीक है,
500 items are of A type और 1750 हमारे पास B type items हैं, 2750 C items हैं, ठीक है। So policy is to count A items every month, which means every 20 working days. B items every quarter, 60 days, and C items every 6 months, ठीक है। So this is the example of a periodic system, ठीक है, यानी कि you are counting items after every few days, ठीक है, या आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, ठीक है। और इसमें भी ये है कि हर आइटम की काउंटिंग डिफरेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल ए टाइप के जो आइटम्स हैं उसकी काउंटिंग आप कर रहे हैं आफ्टर एवरी 20 डेज, और जो बी टाइप के आइटम्स हैं उनकी काउंटिंग हो रही है एवरी वंस एवरी क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर में 60 डेज होते हैं। और सी आइटम की काउंटिंग हो रही है वंस एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। सो जो क्लास ए आइटम है उसकी काउंटिंग हो रही है ईच मंथ, ठीक है। तो अगर 500 आइटम्स हैं एंड यू कैन कैलकुलेट, अगर 500 टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, आपके पास आइटम एस की, ए टाइप आइटम्स की, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर काउंटेड पर डे, ठीक है। तो यू कैन काउंट कैलकुलेट दैट इज बेसिकली आप 20 डेज में 500 काउंट कर रहे हैं, तो पर डे कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो इसी तरह अगर टोटल क्वांटिटी 1750 है, यानी कि आपने एक क्वार्टर में 1750 काउंट किया, तो उसको अगर डेली बेसिस देखें 29 पर डे, और 6 मंथ्स वाले का अगर आप डेली बेसिस पे कैलकुलेट करें 23 पर डे, ठीक है। सो इट वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि साइकिल काउंटिंग किस तरह चलती है, ठीक है। तो साइकिल काउंटिंग मेन चीज़ यही है कि आप पीरियोडिकली इन्वेंट्री काउंट करते हैं, ठीक है, विच कुड बी आफ्टर एवरी फ्यू डेज, और इट कुड बी आफ्टर एवरी क्वार्टर, और आफ्टर सेवरल मंथ्स लाइक 6 मंथ्स, ठीक है। और आप डेज़ के हिसाब से करेंगे या क्वार्टर के हिसाब से करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ आइटम जिसको आपने इन्वेंट्री करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, मेनली हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की इन्वेंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो आइडिया इस शायद आपको भी ऐसा लगता हो जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं उसमें इन्वेंट्रीज नहीं रखी जाती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी इन्वेंट्रीज रखी जाती है, ठीक है। ये जो आपका होता है ना किराने की दुकान, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोसरी स्टोर भी कहते हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंटल स्टोर, दिस इज ऑल्सो सर्विस बिजनेस, लेकिन इसमें इन्वेंट्रीज रखी जाती है, ठीक है। और तरह के बिजनेस है सर्विस बेस्ड जिसमें इन्वेंट्री रखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपका जो फूड एंड सर्विस बिजनेस है, फूड एंड बेवरेज रिलेटेड है, ठीक है, उसमें इन्वेंट्रीज रखी जाती है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस में होती है, ठीक है, बिकॉज उसमें जो है ना बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर रहे होते हैं, एंड समटाइम्स यू हैव टू ऑर्डर इन एडवांस, तो आपको बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी वजह बड़ी इन्वेंट्रीज रखने की ये होती है कि कुछ आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत कम हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो इवन इन दैट केस यू हैव टू कीप बिग इन्वेंट्रीज, ठीक है, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक आइडियाज़ के सब सर्विस बेस्ड बिजनेस ऑल्सो जो डिमांड है वो वेरी करती है, चेंज होती है, कभी कम हो जाती है, कभी एकदम से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को भी देखें तो उसकी भी जो डिमांड प्रोडक्ट्स है काफ़ी चेंज होती है, ठीक है, फ्रॉम मंथ टू मंथ टू सीजन टू सीजन। किसी भी इन्वेंट्री में लॉसेस होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है, या पिलफरेज, ठीक है। सो लॉसेस में कम फ्रॉम श्रिंकेज और पिलफरेज, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली हम श्रिंकेज की बात करते हैं, दैट इज डैमेज आइटम्स, जो आइटम्स डैमेज हो जाते हैं, सो उसको हम श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस में इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए वी हैव सेवरल टेक्निक्स व्हिच इंक्लूड बेसिकली इन्वेंट्री को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है दैट वी हैव ट्रेंड एंड गुड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यानी कि हमने ऐसे लोग सेलेक्ट करने जो ट्रेंड है और इस काबिल है कि वो इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमने शिपमेंट्स जो होती है इनकमिंग शिपमेंट्स, उन पे एक टाइट कंट्रोल रखना है, ठीक है, उसका हिसाब रखना है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है, ठीक है।
यानी कि इनकमिंग शिपमेंट्स और आउटगोइंग शिपमेंट्स दोनों पे हम कंट्रोल है। इनकमिंग वो होती है जो ऑर्डर हम रिसीव करते हैं सप्लायर से, आउटगोइंग वो है जो ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं कस्टमर। अच्छा, अब जब हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें डिमांड 2 तरह की है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिमांड है, दूसरी डिपेंडेंट डिमांड है, ठीक है? इंडिपेंडेंट डिमांड कौन सी? इंडिपेंडेंट डिमांड इज़ द डिमांड फॉर आइटम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर अगेन, ठीक है? यानी कि एक आइटम जो इन्वेंट्री का हिस्सा है उसकी डिमांड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर आइटम्स इन इन्वेंट्री, ठीक है? दूसरी डिमांड इज़ डिपेंडेंट डिमांड, द डिमांड फॉर आइटम इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर सम अदर आइटम इन द इन्वेंट्री, ठीक है? नाम से ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट डिमांड जो है, यानी कि एक आइटम की जो डिमांड है वो किसी और आइटम पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंडेंट डिमांड में एक आइटम की डिमांड दूसरे आइटम्स की डिमांड पे डिपेंड करती है। तो इन्वेंट्री में कौन सी टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है? जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व, ठीक है? तो आपके पास मेनली 3 तरह की कॉस्ट है, ठीक है? इन्वेंट्री कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? आप सामान ऑर्डर कर लेते हैं और उसको किसी वेयर हाउस या गोदाम में रख देते हैं, ठीक है? जब वो गोदाम में पड़ा हुआ है तो यू आर पेइंग अ कॉस्ट फॉर दैट, ठीक है? वो कॉस्ट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्री ओवर टाइम, ठीक है? यानी कि आपने कितने अरसे के लिए इन्वेंट्री एक वेयर हाउस में रखी हुई है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, ठीक है? यानी कि इन्वेंट्री जब आपकी कम हो जाती है फिर आपको नए ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं, उसकी भी कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग न्यू ऑर्डर्स। और सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट टू प्रिपेयर मशीन और प्रोसेस हो, यानी कि आप मशीन्स को जब प्रिपेयर करते हैं या उनको रिपेयर करते हैं टू प्रोसेस अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो उसको हम सेटअप कॉस्ट कहते हैं। तो सेटअप कॉस्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है? यानी कि हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो उसके हिसाब से हम मशीनरी को भी मेंटेन करेंगे या रिपेयर करेंगे, ठीक है? बिकॉज जितने आप नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे चांसेस है आपकी जो मशीन है उतनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, ठीक है? तो आपकी सेटअप कॉस्ट ऊपर जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है? तो होल्डिंग कॉस्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं? फॉर एग्जांपल हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि आप किसी बिल्डिंग में आपने सामान रखा हुआ है, उसका रेंट होता है, फिर डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस हैं, फिर इंश्योरेंस भी है, ठीक है? तो नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट करते हैं सामान किसी और मुल्क से, तो उसके ऊपर आपको फ्रेट इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है, ठीक है? दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट। इसके अलावा मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती हैं, आप इक्विपमेंट अगर लीज़ पे लेते हैं, ठीक है? तो उसकी फिर आपको लीज़ पेमेंट करनी पड़ती है, एंड डेप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज़ देयर, ठीक है? डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है। फिर दूसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट है, ठीक है? आपने वेयर हाउस में सामान रखना है तो आपको लेबर भी चाहिए होगा उस सामान को मूव करने के लिए, उसको स्टॉक करने के लिए, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। हो सकता है आपके फंड्स कम पड़ जाए तो आपको कर्जा लेना पड़ जाए, ठीक है? या आपको नई तरह की इंश्योरेंस खरीदनी पड़ जाए इन्वेंट्री के लिए, ठीक है? बिकॉज अगर इन्वेंट्री बहुत देर तक पड़ी रहे तो चांसेस हैं कि वो ख़राब भी हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं भी होते उनमें से उनका ज़ाया होने का चांस होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से 100 क्रेट मंगवा लिए पेप्सी, ठीक है? और आपने दुकान में रख दी, तो अगर वो क्रेट आपके नहीं बिकते, लाइक से 3 महीने पड़े रहते हैं, तो चांसेस आर कि पेप्सी ख़राब हो जाएगी, स्पेशली गर्मियों में। अगर ख़राब नहीं भी होती तो हो सकता है वो पेप्सी की क्रेट ज़ाया हो जाए, ठीक है? ख़रीदे ही कोई ना, ठीक है? इसके अलावा पिल्फरेज की कॉस्ट है, जो आइटम्स डैमेज हो जाते हैं, ऑब्सोलेंस की भी कॉस्ट है, जो आइटम्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? कुछ आइटम्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट मंगवा के रख लें और उसको वेयर हाउस में रख दें, तो फ्रूट आमतौर पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो
इसलिए फ्रूट को आपने जल्द से जल्द बेचना होता है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट आपकी काफ़ी हद तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, लोकेशन क्या है और इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इट कैन बी क्वाइट हाई, it can be like 15% of total inventory, in some cases even more than 50% of total inventory. ठीक है, now we will discuss some basic models for calculating inventory. ठीक है, these models are valid when demand is independent, यानी कि inventory के products हैं उनकी demand is independent of the other products। ठीक है, यानी कि एक आइटम की डिमांड दूसरे आइटम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप जो इन्वेंट्री के मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं इसमें बेसिकली हमारा मेन मकसद ये होता है वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दैट इन्वेंट्री, और उसके अलावा देन वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच मोर वी नीड टू ऑर्डर। यानी कि इन्वेंट्री जब कम हो जाए, एक तो ये है कि आपने इन्वेंट्री खरीद ली, उसको आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, तो स्टोर को हम होल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट है उसकी। उसके अलावा अगर इन्वेंट्री कम हो जाती है, आपने नया सामान ऑर्डर किया, तो फिर कितना ऑर्डर करना है और उसकी भी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो मेनली हम दो तरह के मॉडल्स अभी डिस्कस करेंगे, एक तो बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दूसरा है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की assumptions देख लें ज़रा। ठीक है, तो ये जो EOQ मॉडल है ये काफ़ी मशहूर मॉडल है। ठीक है, लेकिन इस मॉडल को यूज़ करने के लिए यू हैव टू हैव सम assumptions। ठीक है, यानी कि इस मॉडल की कुछ assumptions हैं। एक तो assumption ये है कि डिमांड इज़ नोन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि डिमांड ऑफ द इन्वेंटरी आइटम्स इज़ नोन एंड इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। लीड टाइम इज़ नोन एंड कांस्टेंट, लीड टाइम की हम बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, रिसीप्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट, यानी कि आप जैसी नई इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप फ़ौरन वो ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, असल में ऐसा होता नहीं है, बट हम इन्वेंट्री के मॉडल्स की जब बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स दें तो डिस्काउंट्स नहीं मिलते। ठीक है, इट्स एन अजम्पशन। ओनली वेरिएबल कॉस्ट और सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जो मेन वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, द कॉस्ट विच वेरीज विद इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है, सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज करें तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो द ओनली वेरिएबल कॉस्ट विच आर इंपॉर्टेंट आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड स्टॉक आउट्स ये होते हैं कि आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और आपके पास स्टॉक में कोई सामान ना बचे। ठीक है, यानी कि कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास गोदाम में बिल्कुल कोई स्टॉक ना हो, उसको हम कहते हैं स्टॉक आउट्स, which means zero inventory. So normally we assume that stock outs do not happen because they can be avoided. So this is a graph which shows inventory usage over time. So this is based on the economic order quantity model. Okay. So you can see that maximum order quantity is Q, okay, and the minimum inventory is zero. यानी कि मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके पास Q है और मिनिमम ज़ीरो है। ठीक है, एंड ये जो स्लांटिंग लाइंस हैं, ठीक है, जो स्लोप कर रही हैं, ठीक है, दे बेसिकली शो यूजेज रेट। ठीक है, यूजेज रेट यानी कि इन्वेंट्री किस रेट पे यूज़ हो रही है। ठीक है, और ये जो लाइन बीच में सेंटर में दैट शोज द एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड व्हिच इज क्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीन, हमने कहा था ना, तीन तरह की मेजर कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, एक सेटअप कॉस्ट है और एक टोटल कॉस्ट है। ठीक है,
तो ये वाला जो कर्व है, इट शोज द ग्राफ ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। बेसिकली वाई एक्सिस पे आपके पास एनुअल कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आपके पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी वो होगी जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है, तो बेसिकली वाई एक्सिस पे मिनिमम टोटल कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आपके पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, अब टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में से एक है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी वो एरिया जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो यानी कि अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को ग्राफ करें अगेंस्ट टोटल ऑर्डर क्वांटिटी तो इस तरह का ग्राफ आता है विच इज स्ट्रेट लाइन। सेटअप कॉस्ट को ड्रॉ करें तो इस तरह का कर्व बनता है और ये वाला जो कर्व है इट शोज योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स द होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट। तो जब आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम है दैट इज द आइडियल पॉइंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है। तो टोटल कॉस्ट आपकी तब मिनिमम होती है व्हेन यू ऑर्डर दिस मच क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो व्हेन यू ऑर्डर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि व्हेन यू ऑर्डर द ऑप्टिमल क्वांटिटी तो आपकी टोटल कॉस्ट जीरो होती है, जीरो नहीं मिनिमम होती है। ठीक है, अगेन व्हेन यू ऑर्डर ऑप्टिमल क्वांटिटी तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल डिस्कस दिस थिंग फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच।